वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है गुणनखंड। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड, कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तब उसे उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। कैसे, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जो हमारा उदाहरण है वो हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ इशारा करता है। कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। जब हम गुणनखंड निकालेंगे, जब उसको समझेंगे तो हमें एक उदाहरण लेना होगा, और जो हमारा उदाहरण है वो क्या होने वाला है, एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक संख्या लिख देता हूँ 24, तो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो हमें पता लगाने। तो 24 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर कौन कौन सी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखें कि वो मान जो है वो 24 हो जाए। तो यहाँ जो गुणनखंड हैं जो सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, हम 24 को लिखेंगे इस तरीके से। अब इसमें 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो हमें इसमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, तभी इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो देखो, इस प्रकार जब गुणनखंड किए जाते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप 2 से इसमें भाग दे रहे हो। 2 से 24 में भाग देते, एक बार 2 बार यहाँ जाएगा, ये पूरा हुआ। फिर 4 लिखेंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, घटाने पर कुछ नहीं बचा। कितनी बार भाग गया है, यहाँ पर भाग गया है 12 बार। तो ये जो प्रक्रिया है ना भाग की, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया तुम्हें दिमाग में करनी होगी। जब तुम इस प्रक्रिया को दिमाग में करने लग गए तो ये समझ लेना कि अब आपने भाग जो गुणनखंड है उनको करने का तरीका ढूंढ लिया है, मतलब आप उनको आसानी से कर सकते हो। तो देखो कितनी बार भाग गया, 1 बार, और यहाँ पर 2, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। फिर अब 6 में भाग देंगे, 2 से भाग जा सकता है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 से भाग दे सकते हैं तो 1 आएगा। गुणनखंड कौन से बने, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखिए, अब इसके गुणा के रूप में जो इनको लिखा है हमने, ये अभाज्य संख्या है। तो देखो, 3 गुणा 2 करने पर 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो 24 के जो गुणनखंड है वो क्या कहलाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। या फिर दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1। जब इसे अगर मैं घात के रूप में लिखना चाहूं तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम। दूसरा एक संख्या और ले लेते हैं, उससे भी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि गुणनखंड जो है वो 2 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला होता है इस विभाजन विधि के द्वारा, दूसरा होता है गुणनखंड वृक्ष के द्वारा, जिसको इंग्लिश में गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो ये तो होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन का मतलब है भाग विधि। और दूसरा होता है फैक्टर ट्री, जहां पर गुणनखंड वृक्ष के रूप में किए जाते हैं। जैसे देखो, ये 24 है, 24 के हम टुकड़े करेंगे, पर इस प्रकार से टुकड़े करेंगे कि हम यहाँ इसको शाखा के रूप में बांट रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ जो होता है उसमें शाखाएं निकलती हैं तने के बाद में, तो उसी प्रकार से यहाँ से शाखाएं निकलेंगी। हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े करने आपको 2 संख्याएं ऐसी लेनी है कि 1 से भाग दिया जाए, दूसरा कितनी बार भाग जाएगा वो लिखना है। जो आपकी मर्जी हो वो संख्या आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसमें शुरुआत में 2 से ही भाग दो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 6, और यहाँ पर 4 लिख सकते हो। संख्या कोई भी लिखो, बस सही होनी चाहिए कि इन दोनों जो एक समान स्तर पर संख्या है उनका गुणा करने पर उनसे ऊपर वाली संख्या बननी चाहिए, तभी जाकर ये इसके गुणनखंड वृक्ष कहलाते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूं पहले, यहां पर इसको बोला जाता है गुणनखंड वृक्ष, इसको कहा जाता है। अब ये 6 जो है, 6 के टुकड़े करेंगे तो कौन से बनेंगे, 2 और 3। 4 के टुकड़े करेंगे तो कौन से बनेंगे, 2 और 2। तो जिस संख्या के अंत तक हम पहुंच जाएं, और जब जिस संख्या के कोई भी टुकड़े ना हो, किस संख्या के टुकड़े नहीं होते, जो संख्या अभाज्य होती है अभाज्य के कोई टुकड़े नहीं होते। इसलिए जो ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 2 है, और ये वाला भी 2 है, तो इनके कोई किसी के भी अब कोई टुकड़े नहीं होंगे। इस कारण से ये इसके क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। संख्या को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में लिखेंगे, जिसका मान कितना आएगा, 24 आएगा। तो जो हमने यहां भी लिखा था, तो इस तरीके से आप कर लीजिए, चाहे इसको ऐसा कीजिए। एक नया तरीका, और अगर इसको हम इन संख्याओं में 6 और 4 में ना तोड़कर दूसरे में तोड़े, तो देखो 24 यहां लिखते हैं, 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 और 12। अब 2 के टुकड़े कोई नहीं होंगे, लेकिन 12 के होंगे। 12 के कौन से टुकड़े, फिर दोबारा 2 से करो, 2 और 6। अब 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 और 3। तो जिनकी कोई शाखा नहीं है, जिनकी कोई भी शाखा नहीं है, उन्हें हमें लेना होगा। तो इनको लेना है, इसे लेना है, इसे भी लेना है, और इसे भी लेना है। तो देखो कौन कौन सी संख्या है, 2 को 3 बार लिखा है और 1 3 को, तो अब भी वही संख्या हमें प्राप्त हुई है।
तो जो गुणनखंड वृक्ष होता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हम किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमें गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। तो अब हमने जान लिया कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड जो है वो कैसे किए जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, छोटा सा ही, मैं इसी को मिटा के यहाँ से दूसरा उदाहरण कर रहा हूँ कि यदि आपको 90 के गुणनखंड करने हो, देखिए ध्यान से जरा, 90 के गुणनखंड करने हैं लेकिन गुणनखंड वृक्ष से, तो कैसे करोगे? 2 टुकड़े करो, जो सबसे जल्दी समझ में आ रहे हैं। कौन से वाले? 9 और 10। सीधा पता है 9 गुणा 10 करेंगे तो 90 आएगा। सबसे आसान तरीके के गुणनखंड ये हुए इसके। अब उसके बाद 9 के 2 टुकड़े करो, 3 गुणा 3, 2 टुकड़े हो गए। 10 के करो, 10 के 2 ही टुकड़े होते हैं, एक 2 होता है और एक 5 होता है। तो 3 3 2 5, ये इसके क्या है? यही इसके गुणनखंड कहलाएंगे। लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 90। करके देख लीजिए, 5 गुणा 3 करने पर 15, 15 गुणा 3 करने पर 15 थी 45, 45 गुणा 2 करने पर 90, 45 दूनी 90 होता है, तो ये भी 90 आ गया। इसी प्रकार से आप जो भी तरीका आपको सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हो और गुणनखंड निकाल सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे अगले पॉइंट पर, जो होगा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो आइए उसे शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों गुणनखंड के। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है कि 25x² y, ये एक संख्या है 25x² y, इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान से समझिएगा, बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे होता है। ये आपने बीजगणित की एक प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे होता है, जो हमने पिछली ही वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहें तो हमारी 8th क्लास की अन्य वीडियो देख सकते हैं। आपके 14 चैप्टर नंबर 14 से पहले के 13 चैप्टर जो है हमने पूरे करवा दिए हैं, आप उनमें से जाकर देख सकते हो। वहां हमने अच्छे तरीके से बताया है कि बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें मिलकर बीजीय व्यंजक को बनाती हैं। तो यहाँ देखो, जो संख्या है ये तो एक प्राकृतिक संख्या है, और जहां पर x और y लिखा हुआ है ये हमारे चर हैं, तो ये कहलाता है अचर और ये वाला कहलाता है चर। तो हम अचर के तो गुणनखंड अलग कर सकते हैं। तो 25 के जैसे कि हमने यहाँ पर किए थे अभी गुणनखंड वृक्ष से, तो 25 के टुकड़े कौन से हो सकते हैं? 25 को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 5 और 5 में। अब उसके बाद में अगर ध्यान से देखो, x को 2 भागों में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है, मतलब x 2 बार है, तो एक बार x और दूसरी बार भी x। y को तो y ही लिखेंगे बस। तो इस प्रकार इसके टुकड़े कौन से बने? इसके टुकड़े बनते हैं बराबर से 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा x गुणा x गुणा y। तो ये इसके वो टुकड़े बनते हैं जो इसके गुणनखंड कहलाते हैं। जब कभी भी हमारे सामने बीजीय व्यंजक आता है, जितनी उसकी घात होगी, ध्यान रखना, जितनी किसी भी चर की घात दे रखी है, इसका मतलब होता है वह चर उतनी बार लिखा जाएगा। किसमें? गुणा के रूप में। अगर आप गुणा, अगर यहाँ पर एक दूसरा हम लिखें, जैसे मान लो हमने लिखा 12x लिखा, तो 12x को क्या समझेंगे हम? तो 12x में ध्यान से देखो, 12 के तो टुकड़े करो, 2 और 6 हो गया, 6 के टुकड़े करो, 2 और 3 हो गया। तो कौन से टुकड़े हुए? एक 2 हुआ है, एक 2 हुआ है और एक 3। ये 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के पास शाखाएं हैं लेकिन 2 के पास शाखा नहीं है, और इस 2 और 3 के पास शाखा नहीं है। जिसके पास शाखा नहीं होंगी वही हमारा क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब x का तो कुछ नहीं होने वाला, x का तो x रहेगा। तो क्या टुकड़े बने? बराबर से इसके बनेंगे 2, ये वाला 2, फिर उसके बाद दोबारा से 2, फिर उसके बाद 3 गुणा x, ये इसके टुकड़े कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, ताकि आप सवाल को आसानी से समझ सको। अगर हमारे पास कोई सवाल एक और अगर हम उदाहरण करके देखें, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर 45 x² y² z², ये दे दिया जाए, तब इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझो, 45 के टुकड़े करें तो 45 के टुकड़े क्या आते हैं? 45 के टुकड़े आएंगे, अगर हम 45 को समझें तो 15 × 45 भी होता है, 15 गुणा 3 कर सकते हैं। तो यहाँ 15, यहाँ पर 3। अब 3 के तो कोई टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन 15 के टुकड़े होंगे। कौन से? 3 गुणा 5। तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, ये इसके टुकड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब x के 2 टुकड़े करेंगे तो x और x 2 क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है। y के 2 टुकड़े करने हैं, एक y यहाँ पर, एक y यहाँ। z के भी 2 टुकड़े करने हैं, एक z यहाँ और एक z यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जितनी भी संख्याओं में हमने इनको तोड़कर लिखा है, ये इसके टुकड़े कहलाएंगे, जो लिखे जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z गुणा z, ये इसके
टुकड़े कहलाएंगे। ये वो टुकड़े हैं जो इसके अभाज्य गुणनखंड, संख्या के लिए तो ये अभाज्य हैं, लेकिन जब हम चर की बात कर रहे हैं तो ये चर के लिए बीजीय व्यंजक जो है हमारे पूरे बने हुए, तो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कहलाते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए अगले इसी प्रश्नावली में आगे काम आने वाले हैं, और हम आगे जब क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लासों में भी, या फिर किसी भी प्रकार के बीजगणित के सवाल करेंगे तो वहां हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अन्य और सवाल लेकर उनके टुकड़े कर सकते हैं और कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की, वो है हमारा सार्वगुणनखंड और पुनः समूहन। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है? सार्वगुणनखंड अगर आप इसको ध्यान से समझें तो सार्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF, जिसे हम में से भी कहते हैं। तो सार्वगुणनखंड क्या है? एक ऐसा टुकड़ा जो दोनों में ही उपस्थित हो, जो दोनों में मौजूद हो, वही हमारा क्या कहलाता है? HCF होता है। लेकिन HCF में जो गुणनखंड है वो हमें बड़े से बड़ा लेना होता है, इसलिए वो HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। लेकिन और दूसरा है पुनः समूहन। पुनः समूहन का भी हम प्रयोग करेंगे जब उदाहरण हमारे पास एक ऐसा होगा जहां पर पहले हमें टुकड़े करने होंगे, फिर उनका दोबारा से उन सबको मिलाएंगे एक दूसरे के साथ में, और फिर जाकर हम उसमें पता लगाएंगे कौन कौन से इसके गुणनखंड होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां से पहले जानते हैं कि इसमें सार्वगुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं हम, इनमें कौन कौन से टुकड़े ऐसे हैं जो दोनों में शामिल होंगे। तो 12x के टुकड़े करें, अभी हमने करके भी देखे थे। तो 12x के क्या हो सकते हैं? 12x के जब टुकड़े किए जाएंगे तो देखो 2 गुणा 3, ये इसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए 2 गुणा 2 करने पर 4, 4 गुणा 3 करने पर 12 आता है। इस प्रकार से इसके टुकड़े ये होंगे, और x के टुकड़े करेंगे तो x का x आएगा। अब 36 के टुकड़े करते हैं, ये तो हो गए थे 12x के। अब 36 के टुकड़े करेंगे तो 36 के आते हैं, देखो 36 के पहले हम अलग करके देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो 36 लिखेंगे पहले। 36 कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, 9 चौके 36 होता है। 9 के टुकड़े करेंगे तो 3 आएंगे, 4 के टुकड़े करेंगे तो 2 और 2 आएंगे। तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके टुकड़े कहलाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड उसे कहा जाता है जो दोनों में शामिल हो। तो देखो ये दोनों में 2 शामिल है, तो इनके सार्वगुणनखंड को मैं यहां लिखने वाला हूं इसके नीचे। इसमें दोनों में 2 शामिल है, फिर दोबारा से दोनों में 2 शामिल है, फिर यहाँ पर ये 3 शामिल है, और उसके बाद इसके पास x और इसके पास 3 है। तो इसका मतलब अब तो कुछ शामिल नहीं था। तो दोनों में जो संख्या एक एक बार आ रही है ना, वो सिर्फ हमें एक बार ही लिखनी है। इसका मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में आ रही है? यहां से तो सिर्फ 2 आ रहा है, उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, फिर दोबारा कौन आ रहा था? फिर से 2 आ रहा है, फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, फिर दोबारा कौन आ रहा है? अब 3 आ रहा है, फिर अब 3 लिख दिया हमने। तो इसी प्रकार अब हमारे पास संख्या कौन सी बनी है? 2 गुणा 2 करने पर 4, 4 गुणा 3 करने पर 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 12 संख्या है ना, वो दोनों में ही कैसी आएगी? उभयनिष्ठ होगी, उसे ही कहा जाएगा सार्वगुणनखंड। अब आगे देखिए, जो हमारा सवाल नंबर बी है उसे कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले 20L² के टुकड़े करते हैं। तो 20 के टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो जरा, 20 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 इसका टुकड़ा हो सकता है। उसके बाद इसमें से 10 बचेगा। 10 के टुकड़े कौन से होते हैं? 2 गुणा 5 होते हैं। तो इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 4, 2 करने पर 4, 4 गुणा 5 करने पर 20। अब L के 2 टुकड़े करते हैं, तो L के क्या बनेंगे? L गुणा L, क्योंकि L की घात 2 दी हुई है इसलिए L 2 बार लिखा जाएगा। अब M है तो गुणा M, इतना आ गया। अब दूसरी संख्या देखो जरा यहां से, अब यहां से संख्या देखो दूसरी कितनी है? 30ALM। अब इसको लिखेंगे 30 के टुकड़े अगर करें तो 30 के टुकड़े कैसे होते हैं? देखो 30 के 2 गुणा 15 होंगे, 15 के टुकड़े करते हैं 3 गुणा 5, तो इसके क्या बना? 2 3 5। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े बनते हैं। तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब उसके बाद गुणा, एक बार a है तो एक बार a लिखो, गुणा l है तो l लिखो, गुणा m है तो m लिखो। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों में आ रही हैं? जो संख्याएं, जो गुणनखंड दोनों में शामिल है वही क्या कहलाएंगे? सार्वगुणनखंड कहलाएंगे। तो देखो 2 दोनों में आ रहा है, इसके पास 2 है, इसके पास 3, ये तो नहीं आ रहा है, फिर इसके पास 5, इसके पास 5, दोनों में आ रहा है। यहाँ l है, यहाँ a है, तो इसका मतलब ये वाला ये तो काम में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके पास L है और इसके पास भी, तो हम एक एक L ले लेंगे, दोनों से ले लिया L। उसके बाद M है इसके पास भी M है। तो जो बचा हुआ है ना, अब वो एक जैसा नहीं है, जो गोले में हमने बंद करके लिखा है वही एक जैसा है, तो उसे हम लिख लेंगे। तो क्या है वो? 2 गुणा 5 गुणा L और गुणा M। तो बना कितना देखो जरा, 2 गुणा 5 करने पर 10,
और L गुणा M करने पर LM। इसका मतलब है अब हम चाहें तो इन दोनों में से ही ये कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। उभयनिष्ठ जब किसी संख्या में से उभयनिष्ठ लिया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है वहां से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो अगर इसको इसके रूप में लिखा जाए तो ये बनेगा, देखो दोनों से ही कॉमन ले लोगे ना, तो 10LM कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसमें 10 से भाग देंगे। इसको लिखा कैसे देखो जरा, 20L²M। अब L²M है तो इसको तुम गुणनखंड के रूप में लिखोगे ना, तो गुणनखंड के रूप में क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा L गुणा M बना, बटे किससे भाग देना है, इससे भाग देना है, 2 गुणा 5 गुणा L गुणा M, 2 गुणा 5 गुणा L गुणा M से M कट जाएगा, L से L कटेगा, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा, यहां से ये वाला 2 और यहां से ये वाला L, तो 2L इसके पास से बचेगा। अब आप डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हो, M से M कट गया, L से एक L कटेगा तो सिर्फ L बचा, 10 से 20 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2L, जो यहां भी बच रहा था। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो। अब हमें फिर क्या करना है, फिर इससे अब इसमें भी भाग देना है, तो 10 से 30 में भाग देते हैं तो 3 बार भाग जाता है। अब L और M से LM में भाग देंगे तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, सिर्फ A, तो इसमें लिखेंगे हम A। तो अब ये संख्या बन गई है इसके रूप में। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या बनेगी कि अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, 10LM जो है वो दोनों ही संख्याओं में मौजूद था, इसलिए हमने वो इससे बाहर निकाल दिया। इसको जब भी हम चाहें तो हम काट सकते हैं। अगर हमें ऐसी कोई संख्या मिलती है जब जिससे भाग देना पड़े, तो हम ये संख्या ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है या फिर दोनों में सार्वगुणनखंड, यही कहलाता है इसका। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम सार्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके तब हम कैसे पुनः समूहन द्वारा सवाल को हल करते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं। तो आइए इसे शुरू करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। इस सवाल को हमें हल करना है, हमें इसके गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे वो हमें इसमें जानना होगा। तो इसमें यहाँ पर मैंने सार्व समीकरण लिख दी हैं। जो सार्व समीकरण कौन सी होती हैं, पहली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तीसरी सर्व समीकरण होती है x प्लस a और यहाँ से x माइनस a। ये n नहीं है, ये x है। अगर आपको परेशानी है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो x माइनस a बराबर से x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट के अंदर रहेगा और x बाहर है गुणा में, फिर उसके बाद है प्लस में a b का मतलब है a गुणा b लिखा हुआ है वो। अब यहाँ ध्यान से देखें अगर आप, तो ये जो पहला पद है और ये अंतिम जो पद है, इस सर्व समीकरण के किसी एक पद से मेल खाता है। कौन से वाले से, अगर हम देखें तो यहाँ पर इस सर्व समीकरण में पहला वर्ग में लिखा हुआ है संख्या, दूसरी वाली संख्या वर्ग में, बस हमें बीच वाली संख्या को तोड़ना पड़ेगा। बीच वाली संख्या को कुछ ऐसा तोड़ दें कि उसमें एक तो आ जाए 2, क्या आ जाए, एक तो आ जाए 2। तो इसमें अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ 4x बचेगा इसके पास से, 4x बचा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो x स्क्वायर है ये क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग है। तो कौन सी संख्या का वर्ग है, ये है x का वर्ग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीच में प्लस का चिन्ह था वो लगाया हमने। अब उसके बाद मैं यहां से लिख सकता हूं इसको x और इसका होल स्क्वायर, x का पूरा वर्ग लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख दिया। जो 16 होता है, 16 किसका वर्ग है, अगर आपको वर्ग याद है नहीं है तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी होंगे आपके लिए वर्ग याद करना। कम से कम 25 तक के वर्ग आप सबको आने चाहिए, और जो घन है वो आपको आने चाहिए कम से कम 10 तक, तभी आप सवालों को हल कर सकते हो, किसी भी प्रकार के सवाल को। तो देखो 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग और बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें इसको संख्याओं को अलग अलग रूप में तोड़ना है। तो इसको लिख सकता हूं मैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा, यहां से अब इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा x, या फिर इसको x को आगे ले आए, अब हम x और 4 को ले जाए हम पीछे। ऐसा क्यों किया इसके बारे में भी हम बताएंगे, प्लस में फिर उसके बाद है 4 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पहले पद को देखें तो ये कहलाता है a स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab कहलाता है, फिर आता है प्लस, फिर आता है b स्क्वायर। यहाँ पर पहला पद 2 ये बना दिया हमने, दूसरा पद a ये वाला a बना दिया, क्योंकि a स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर कौन है, a है, और यहाँ पर भी a वही बन रहा है, x इधर है x इधर है, अभी तक हम सही चल रहे हैं। दूसरा हमने b बनाया, इस ये वाला b, तो ये 4 है, और यहाँ पर जो b स्क्वायर होता है वो 4 का वर्ग यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब हमने इसको तोड़कर लिख लिया है। जो हमने इसके टुकड़े किए वो किस प्रकार से किए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, a तो हमारा x है और b हमारा 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का
होल स्क्वायर। अब जब भी कभी किसी संख्या का वर्ग होता है, जैसे मान लो हमें लिखना पड़े 2 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। जैसे हम एक्स स्क्वायर होने पर क्या लिखते हैं, एक्स गुणा एक्स मानते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 4 जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 2 बार आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर बराबर का चिन्ह, या भी नहीं लिखना चाहते था, बराबर का चिन्ह लगा और सीधा ही लिखो क्या, x प्लस में 4 और फिर दोबारा से x प्लस में 4। तो ये इस आपके सवाल का हल होगा कि इस पूरे जो व्यंजक हमें पूरा दिया हुआ है इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 जो है उसको हम गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, इसके गुणनखंड के रूप में बता रहा है। इसी प्रकार से अब हम अगले सवाल पर चलेंगे। जो अगला सवाल हमारा कैसा हो सकता है, अगला सवाल है वो हम भाग के लिए सीखेंगे कि कैसे कोई संख्या हमें दे दी जाए या कोई व्यंजक हमें दे दिया जाए तो उस व्यंजक में हम भाग कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है कि हमें भाग करना पड़े। जैसे संख्या हो सकती है मान लीजिए -20x की घात 4 और हमें भाग देना पड़े 10x स्क्वायर से। तो कैसे करेंगे, भाग करने के लिए पहले इनको भाग की विधि के रूप में, भाग के रूप में लिखो। तो इसमें लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे हम 20x की घात 4 और बटे में यहाँ से 10 और उसके बाद में x की घात 2। अब गुणनखंड करना तो हम सीख ही गए ना, तो गुणनखंड करना सीख गए तो हम इनको गुणनखंड के रूप में लिख दें। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे देखो जरा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको इसको समझना जरा। 20 के जो गुणनखंड है कौन से होंगे, पहले तो 2, एक टुकड़ा आएगा पहले 2 का, 2 गुणा फिर दोबारा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 करने पर 4 आया, 4 का गुणा अगर मैं 5 से कर दूं तो 20 आता है। तो मतलब ये तो इसके गुणनखंड हो गए। x4 लिखा हुआ है, x की घात 4, इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा x, इसको मैं लिखूंगा गुणा x गुणा फिर से x गुणा x गुणा x। क्यों, क्योंकि जब x की घात 2 होती है तो वो 2 बार आता है, x की घात 4 होती है तो वो 4 बार आता है। तो यहाँ पर ये 4 बार आ गया। अब उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है 10, 10 कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। x स्क्वायर का मतलब क्या है, x गुणा x 2 बार आया है तो गुणा में x गुणा x। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी कभी संख्याएं गुणा में होती हैं, जैसे ये सभी संख्या गुणा में है, ये वाली सभी संख्या गुणा में और एक दूसरे के साथ में भाग में लिखी हुई हैं, तो हम इन संख्याओं को आसानी से काट सकते हैं। यदि अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह ना जाए और माइनस का चिन्ह ना जाए तो समझ लेना यहां गड़बड़ है, अब आप इसमें से कुछ नहीं काट पाओगे। तो वो हमारे अगले पॉइंट के बारे में होगा, जहां पर हम त्रुटि को ज्ञात करना सीखेंगे कि गलती कहां कर दी हमने, उस गलती को भी सुधारना सीखेंगे। तो देखो इसमें किन किन चीजों को काटा जा सकता है, एक एक्स से एक एक्स काटो, दूसरे एक्स से दूसरे एक्स को काटो, 5 से 5 को काटो, फिर 2 से फिर 2 को काटो। क्या बचा हमारे पास, देखो जरा, माइनस का चिन्ह जो है वो तो रहेगा ही, क्योंकि इसके पास माइनस नहीं था, वरना हम काट देते या फिर उसको समझ लेते कौन सी विधि से क्या परिवर्तन आता है। तो माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 2 का गुणा किससे करें, 2 तो अंक तो 2 ही रहा तो 2 का 2 रहेगा। अब x का गुणा x से करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर। तो हमारे सवाल का जो जवाब है वो ये रहेगा। यदि ऐसा कुछ दे दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा -2x स्क्वायर के। अब इसको डायरेक्ट अगर भाग के रूप में हल करते तो कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं -20x की घात 4 बटे, इसको लिखते हैं 10 और उसके बाद में x की घात 2 है। तो ध्यान से समझिए, जब भी कभी आधार समान हो और घातें भाग, जब संख्याएं भाग में दे रखी हो तो क्या करते हैं, घात घटा देते हैं। तो ये 4 है ना इसके पास, इसमें से 2 घटा देते हैं तो ये कटने पर -2 होता, ये कितनी रह जाती, मात्र 2 रह जाती। 10 से 20 में भाग देते तो 2 बार भाग जाता, 2 आता, यहां से माइनस का चिन्ह बराबर रहता, तो -2 और x स्क्वायर। इस प्रकार भी इसका हल ऐसे ही होता, या तो आप इस प्रकार से कीजिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आप ही के लिए है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करके देखते हैं छोटा सा, जिसमें बहुपद के बारे में सवाल होगा कि कैसे हम एक बहुपद के सवाल को हल कर सकते हैं। अगर बहुपद में भाग देने के लिए कहा जाए तो कैसे बहुपद में भाग को पूरा किया जा सकता है। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं। तो बहुपद में मान लीजिए हमारे पास संख्या है 7x स्क्वायर और उसके बाद में यदि संख्या है हमारे पास में 4x, ऐसी कोई संख्या लिख लेते हैं या फिर कोई दूसरी संख्या मान सकते हैं हम। तो अगर ये 14x होता है तो उसके बाद हमें इसमें भाग देना पड़े, हम इसमें भाग दे रहे हैं वो भी किससे, x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 से हम इसमें कैसे भाग दे सकते हैं, हम इसके टुकड़े करने हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि अलग अलग संख्या होने पर भी हम उनके टुकड़े कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 7x में, 7 तो एक अभाज्य संख्या है तो 7 का कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो 7x स्क्वायर के टुकड़े क्या बनेंगे, 7 गुणा x गुणा x। अब देखो 14x के टुकड़े क्या बनेंगे, 14x के बराबर से बनेंगे 2 गुणा 7 गुणा x, इतने बनने वाले। क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन आता है, एक जैसा आता है, देखो 7 दोनों में एक जैसा है, ये फिर से फिर x एक जैसा है, तो जो एक जैसा है उसे बाहर निकाल दो। तो क्या लिखेंगे हम इसको, अब सवाल को मैं अब यहां लिख सकता हूं कि मैं 7 और x दोनों में से बाहर निकाल सकता हूं। 7x स्क्वायर में 7x से भाग दूंगा तो क्या, 7 से तो 7 कटेगा और
एक x इसके पास है और इसके पास 2 हैं, तो 2 में से 1 घटाने पर 1 आएगा। तो इसलिए क्या बचा इसके पास से? सिर्फ x। अब प्लस का चिन्ह है बीच में, फिर प्लस लगा दो। अब 7 से 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 से 14 में भाग देने पर आता है यहाँ पर 2, और x से x में भाग देने पर कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा। तो 2 गुणा 1 करने पर मात्र आता है सिर्फ 2। तो इस प्रकार इसको लिखा। किससे भाग दे रहे थे? x प्लस 2 से। तो इसमें भाग दे रहे थे हम यहाँ पर x प्लस 2 से। अब उसे लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद जैसा हम इसको भाग विधि में लिखते हैं वैसा ही हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, 7x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद बटे में x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए कौन सी चीज ऐसी है, अभी कुछ देर पहले भी हमने समझा, यदि संख्याएं गुणा में है तभी हम उनका क्या कर सकते हैं? उनको काट सकते हैं। तो यहाँ देखो 7x x प्लस 2 के साथ गुणा में है और यहाँ पर x प्लस 2 नीचे लिखा हुआ है, तो इस x प्लस 2 को इस x प्लस 2 के साथ काटा जा सकता है। अंतिम उत्तर कितना मिलता है हमें? यहाँ से मिलता है सिर्फ 7x। n नहीं है ये, फिर से हम कह रहे हैं ये x है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा? ये 7x कहलाएगा। तो अब इसके बाद देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर, जो हमारा क्या होगा? त्रुटि को हल करना। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, वो है त्रुटि ज्ञात करना। अब हमारे पास सवाल है, सवाल का जवाब भी है, बस हमें इतना पता लगाना है कि क्या ये सही है, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो जो गलती होगी वो हमें पता लगाना है। त्रुटि का मतलब होता है गलती, गलती या फिर कमी। कमी कहाँ है या फिर गलती कहाँ है सवाल में, वो हमें पता लगाना। तो देखो सवाल है हमारा 4 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 5 बराबर होगा 4x माइनस 5 के। क्या ये सही है या गलत है? तो एक चीज ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या दे रखी है तो उसे हम हल जब भी करते हैं, इसका मतलब क्या था? ब्रैकेट के बाहर कौन सी संख्या लिखते थे हम? ब्रैकेट के बाहर हम बस वही संख्या लिखते थे जो दोनों में क्या आती है? उभयनिष्ठ आती है। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अब ये देखो, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि दो में जो उभयनिष्ठ आ रहा हो 4 तो उभयनिष्ठ में, जो उभयनिष्ठ आ रहा हो 4 तो उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है किसी में भी। 4 यहां से अगर बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ x बचेगा, इसमें से तो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब ये इसके जैसा जवाब तो नहीं है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा पहले वाले पद से करेंगे, फिर इसका गुणा दूसरे वाले पद से। तो 4 का गुणा x से करेंगे तो ये बनेगा 4x, फिर माइनस का चिन्ह है तो 4 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा 4 पंजे 20। तो अब हम बताओ, यहाँ बराबर दूसरा है 4x माइनस के 5। क्या ये दोनों ही जो पक्ष हैं एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलती है इसमें? क्योंकि जहां 4 का गुणा अंदर होना चाहिए था वहां यहाँ 4 का गुणा नहीं किया गया है, सिर्फ इसने 4 का गुणा x के साथ किया। तो ये 4x तो बन गया, लेकिन ये 20 बनना चाहिए था माइनस का, जो इसमें 20 माइनस का नहीं बना है। इसमें यहाँ ये गलती की गई है। दूसरा सवाल देखो, गलती कहाँ मिलेगी इसमें। इसको अगर आप सवाल को ध्यान से देखो तो ये सवाल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज थोड़ी सी रह गई है, तो इसमें हम a प्लस बी, और यहाँ पर दूसरा है a प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप में होता है सवाल। सॉरी, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो देखो अब इसमें क्या था कि यहाँ पर अब संख्या को, ये संख्या ऋणात्मक है, मतलब चिन्ह ऋणात्मक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैं कहूं यहाँ पर कि इस संख्या को मैं ऋणात्मक मान लूं, प्लस धन प्लस का जो चिन्ह मान लूं इस संख्या के लिए, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। संख्या कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी। अब इस सवाल को इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस ए और x प्लस बी बराबर इस रूप में आना चाहिए था। x प्लस ए और x प्लस बी इस रूप में आना चाहिए था। क्या ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं? नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। अब गलती कहां पर है तो इसको हल करके पता चलेगा इसका मान क्या आना चाहिए था और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। तो x प्लस माइनस 4, या तो आप डायरेक्ट गुणा करके इसको हल कर लो, गुणा करके नहीं आता है हल करना तो आप क्या करोगे? इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो सूत्र का प्रयोग भी करते हैं और गुणा भी करेंगे हम। तो पहले अब मैं यहां पर इसको चिन्ह वही रहने दूं, अगर गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये माइनस का चिन्ह है, इसमें भी क्या करेंगे अब हम इसके वही चिन्ह को लगा देंगे जो इसके पास मौजूद था, माइनस का चिन्ह। तो x का गुणा पहले तो करेंगे इससे, फिर करेंगे इससे, मतलब हमें इसके प्रत्येक पद का गुणा दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या के प्रत्येक पद से करना ही होगा, तब जाकर ये सवाल जो है वो पूर्ण होगा। तो देखो अब कैसे होगा। तो इसमें पहले गुणा यहाँ करते हैं, तो x का गुणा जब x से करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर। अब x का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2x आ गया, इतना तो बना। अब माइनस 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस तो आएगा, पहले 4 गुणा x करने पर आता है 4x। अब माइनस का गुणा, देखो हमने ये गुणा किया था ना, अब 4 का गुणा पहले इससे किया था, ये वाला आया। अब 4 का गुणा फिर इससे करना पड़ेगा। देखो माइनस का गुणा माइनस से किया तो आएगा बीच में प्लस, और 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8। अब देखो आगे
यहाँ पर क्या बनने वाला है, अब यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ से 8 मौजूद है, वो भी हम लिख सकते हैं, वो भी किसका है लेकिन प्लस का 8 है, तो इसमें लिखेंगे हम 8। अब उसके बाद 2x और 4x हैं, इसके पास माइनस के 2x हैं, इसके पास माइनस के 4x हैं। जब चिन्ह समान होते हैं ना तो हमें वही चिन्ह लिखना होता है और संख्या में गुणा का चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो जब चिन्ह समान हो तो जैसी भी संख्या हो बस उनको जोड़ दो और वही चिन्ह लगा दो जो संख्या के साथ है। तो माइनस का चिन्ह तो लगाया, 2x और 4x मिलकर हो गए 6x। तो हमारे सवाल का जवाब तो ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस वजह से ये सवाल क्या कहलाएगा कि हमने जो सवाल लिखा है वो उसका जवाब ये होना चाहिए था, यहाँ पर एक गलती की गई है। अब ये हमने किया था गुणा करके, लेकिन सूत्र का प्रयोग करके इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो देखो जरा सवाल को मैं दोबारा लिख रहा हूं, चिन्ह परिवर्तन करके चिन्ह कैसे बदलूंगा, इसके x जो माइनस है ये संख्या को देंगे और इसको प्लस मान लेंगे, तो ये माइनस का 4 कहलाएगा। तो ये संख्या बनी पहली, दूसरी संख्या बनेगी x और ये संख्या प्लस माइनस का संख्या को देंगे चिन्ह हम, और उसके बाद ये संख्या हल करते हैं। इसको माना जाएगा x और इसको माना जाएगा x प्लस a और इसको माना जाएगा x प्लस b। इस प्रकार से सूत्र में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जहां दोनों तरफ x है तो ये तो एक्स स्क्वायर में बदलेगा। आगे बढ़ाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में फिर है a प्लस बी, इसका मतलब इसे भी जोड़ो और इसे भी जोड़ो, तो a और b को जोड़ना है ना दोनों को, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसमें, प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का 4 और प्लस करना होगा फिर मुझे किसको, माइनस के 2 को, और उसमें क्या गुणा करना है, लास्ट में कह रहा है x का गुणा करना है, तो फिर से x का गुणा यहाँ कर देंगे। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। अब क्या करना है, a और b का गुणा, माइनस 4 का गुणा माइनस 2 के साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस 4 का गुणा है माइनस 2 के साथ में। करते हैं अब आगे, देखो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जोड़ना है माइनस 2 में, इसका मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, दोनों ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, तो ये संख्या क्या बनेगी, माइनस 4 माइनस 2, बिल्कुल इसी प्रकार से बनी जैसे यहाँ बनी थी। तो माइनस 4 माइनस 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6। ये वाले तो माइनस के 6 हुए। अब यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, पूरी संख्या माइनस में बनी, माइनस 6, माइनस का गुणा फिर से प्लस होगा तो फिर से वो संख्या माइनस की बनेगी, इसलिए माइनस 6 आएगा पूरा। और x का गुणा जब माइनस 6 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6, और x इसके साथ गुणा में लग जाएगा, माइनस 6x बन गया। अब आगे देखो, प्लस का चिन्ह है, पहले प्लस लगा लेते हैं। अब 4 का गुणा 2 से करते हैं, तो गुणा जब भी कभी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या का करना होता है तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, संख्या का गुणा पहले करेंगे। संख्या का गुणा कर लो, कितना आता है, 4 गुणा 2 करने पर 4 दूनी 8, और माइनस का गुणा माइनस से करने पर आता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करने पर आता है प्लस, लेकिन अगर प्लस का गुणा माइनस से कर दें तब आता है माइनस, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करें तब भी आता है माइनस, और प्लस का गुणा प्लस से कर दें तब आता है प्लस। इस प्रकार से चिन्हों का गुणा होता है। तो यहाँ देखो 4 गुणा 2 करने पर 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 8। हमारा जवाब क्या बना, हमारा जवाब कुछ ऐसा बनेगा जो हमने यहाँ पर भी लिखा है, जो इसी सवाल के जवाब को दर्शाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। हमने स्थान जरूर परिवर्तित किए हैं, लेकिन सवाल के जवाब से हमें पता चलता है कि ये इसका जवाब नहीं हो सकता, ये इसमें यहाँ एक त्रुटि पाई गई है। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 का गुणनखंड, जो वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमने आज गुणनखंड के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार के सवाल भी हल करके देखे कैसे उनको किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रहे कि आपके परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। आपको पूर्ण रूप से परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाना है। आप अगर हमसे कोई सहायता चाहते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपकी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं। धन्यवाद।